नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट 2026 सीडीपी के विषय में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में अधिगम के वक्र अर्थात सीखने के वक्र को देखा, सीखने का स्थानांतर देखा और उसके साथ साथ स्थानांतर संबंधित कौन कौन से सिद्धांत थे, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग किए थे, उसको हमने देखा। देखिए, बाल विकास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, बाल विकास पढ़ने के बाद अभी हम लोग लर्निंग यानी कि अधिगम को पढ़ रहे हैं। एक दो वीडियो में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे और हर एक चीज को बारीकी से कवर करेंगे और सरल तरीके से कवर करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है अधिगम को सुगम बनाने वाले कारक। मतलब अब आज आपको ऐसी चीजों को पढ़ना है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाते हैं। ठीक है, अधिगम को सुगम बनाने वाले कारक, सुगम बनाने वाले कारक। अब देखिए, इस चीज को जरा हम समझते हैं और इस पे अपनी समझ को हम मजबूत बनाते हैं। देखिए, अधिगम को सुगम बनाने वाले कारकों में कौन कौन से ऐसे कारक हैं। देखिए, अगर ऐसे आप लेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अधिगम मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कौन आसान बनाता है। एक इसमें शिक्षक आ जाता है, शिक्षक की विधियां आ जाती हैं, टीएलएम वगैरह सब कुछ आता है। लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से जो बच्चे के लिए या उसके मेंटल के लिए या उसके दिमाग को देखते हुए, मस्तिष्क को देखते हुए जो चीजें बनाई गई हैं, स्पेशली बच्चे के लिए, उन चीजों पे हम फोकस करेंगे जहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम यहाँ चर्चा करेंगे उतना ही है बहुत सारे, लेकिन इतना आपको जरूर देखना है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अधिगम को सुगम बनाने वाले कारकों के विषय हम चर्चा करते हैं और इनको हम बनाने का प्रयास करते हैं या देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। पहला पहला आपका है सतत एवं आंशिक पुनर्वलन। अब देखिए, बार बार आपको मैंने पुनर्वलन के विषय में समझाया है। अब ये कहना क्या चाहता है, केवल शब्दावली थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। देखिए, दूसरा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, मोटिवेशन। देखिए, समझते हैं जरा इनको हम। सतत एवं आंशिक पुनर्बलन की बात करें तो यह एक प्रणोदन बल है। क्या है भैया? बल है। जैसे कि अगर कोई बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है या उसको सीखने में कठिनाई हो रही है, आप उसको बराबर बेटा ऐसा करो, ये तुम कर लोगे तो तुम्हें हम पेन देंगे, कॉपी देंगे। तो बच्चा पेन कॉपी की कह दीजिए लालच में ही या उसको ध्यान में रख के उसने अपना वर्क अच्छे से किया या प्रयास करने लगा करने का, तो उसे ही कहते हैं पुनर्बलन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्साह की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ मोटिवेशन की बात नहीं कही जा रही। यहाँ बच्चे के सामने एक टारगेट दिया गया, उसको ये कहा गया कि तुम अगर ये कर लोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ठीक है, जैसे बच्चा, तो अगर तुम ये कर लोगे तुम्हें हम घुमाएंगे, या आप ये कर लोगे तुम्हें हम क्रिकेट खिलाएंगे, ये कर लोगे तो हम कैरम देंगे, इस पाठ को याद कर लोगे तो तुम्हें 2 टॉफी दी जाएगी। तो इसके चक्कर में बच्चा उस किसी जो उसको चीज दी जाने वाली है या किसी वस्तु की चाहत में बच्चा अपने शक्ति को या अपनी समझ को और अच्छे से यूज करता है और कार्य करने में लग जाता है और सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसे ही कहा जाता है पुनर्बलन। यानी कि ये एक प्रणोदक बल है, ऐसा बल जो बच्चे को कार्य करने के लिए बराबर कह दीजिए कि पुश करता रहे या ढकेलता रहे, उसे ही कहते हैं पुनर्बलन। अब सतत और आंशिक। सतत का मतलब यह है कि पुनर्बलन की आवश्यकता लगातार भी हो सकती है और आंशिक मतलब थोड़े थोड़े में भी हो सकती है। जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ऐसे बच्चे जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, उनको आप थोड़ा सा मदद कर देंगे वो कर ले जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा, जिनका मेंटल लेवल थोड़ा सा कमजोर होता है, तो उनको लगातार पुनर्बलन की आवश्यकता पड़ेगी या लगातार उनको ऐसी चीजें कराने की जरूरत पड़ेगी जिससे बच्चे नई चीजों को सीख सके। ठीक है, तो ये बात हो गई पुनर्बलन की। अब ये बताइए, जो भी मैंने आपको बताया
किसके लिए? अधिगम के लिए, सीखने के लिए। तो सीखने को आसान ये बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। दूसरा हम बात करते हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है प्रेरणा। किसी बच्चे को आप प्रेरित करिए, उसको पॉजिटिव वे में, अगर वो चीजों को नहीं समझ पा रहा है तो उसकी हेल्प करिए, उसका उत्साहवर्धन कीजिए, मतलब उस उत्साह वर्धित कीजिए। वो चीजों को और सीखेगा, बेहतर तरीके से समझेगा, उसको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दीजिए, उसका पॉजिटिव लाभ बताइए। तो बच्चा जो भी विषय सीख रहा होगा, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, कुछ भी हो, वो चीजों को आसानी से सीख पाएगा। अभिप्रेरणा की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं। देखिए, एक होता है आंतरिक। आंतरिक अभिप्रेरणा में बच्चा खुद से ही चीजों को सीखता है, और दूसरा होता है बाह्य। हम समझाते हैं। जैसे देखिए, अब मान लीजिए बच्चा गणित पढ़ने में इच्छुक है, आप गणित पढ़ा रहे हैं तो अंदर से ही मोटिवेट होता है, उसको मजा आता है। एक सवाल जैसे लगाया बच्चे ने, आपने कहा बेटा अच्छा किया तुमने, तो और मोटिवेट हो जाएगा, अरे अच्छा किया सर ने बोला। दूसरा लगाएगा, तीसरा लगाएगा, चौथा लगाएगा। आप देखेंगे कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आप उनको कोई कार्य देंगे, अगर उन्होंने कर लिया तो आपको परेशान कर देंगे, बराबर कर दे, सर और दीजिए और दीजिए और दीजिए। तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो ये हुआ आंतरिक अभिप्रेरणा। ऐसे बच्चे या ऐसी प्रेरणा जो बच्चे के खुद मन से, अंदर से, आत्मा से प्रस्फुटित होती है और बच्चे कार्य करने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरी बात करें बाह्य, बच्चा किसी को देख के अगर चीजों को कर रहा है तो उसे कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। जैसे अगर आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो बच्चा आपसे पूछेगा सर इतना अच्छा आप कैसे लिखते हैं? आप बताएंगे बेटा मैं रोज प्रैक्टिस करता था, ऐसे ऐसे करो। तो वो अगर प्रेरित होकर काम करने लगा तो बाह्य प्रेरणा। आपने किसी बच्चे को शाबाशी दी, पुरस्कार दिया, बच्चा देख गया, अब उसने दिमाग लगाया कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमको भी मिलेगा, तो ये हुआ बाह्य प्रेरणा। यानी कि बच्चा देख करके अगर अपनी चीजों को सुधारता है या अपने कार्यशैली में बदलाव लाता है, तो इसे हम कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। क्लियर हुई बातें? आंतरिक और बाह्य। आपसे सवाल पूछा है कि प्रेरणा कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक आंतरिक, एक बाह्य। ओके। अभिप्रेरणा संबंधित कुछ सिद्धांत है, इसको बताना जरूरी है, ठीक है? ये जरा ध्यान समझिएगा। देखिए, अब सिद्धांत में पहला आता है कर्ट लेविन का सिद्धांत। इनका क्या सिद्धांत था जरा समझिएगा। देखिए, कर्ट लेविन का सिद्धांत ये था कि जो भी बच्चे को लक्ष्य दिया जाएगा, जो भी बच्चे को लक्ष्य दिया जाए, जैसे अगर किसी बच्चे को कोई लक्ष्य दिया जाए तो बच्चा उसी से मोटिवेट होकर अपना व्यवहार परिवर्तित करता है। बात समझ में नहीं आई? जैसे देखिए, इन्होंने कहा कि बच्चे को जिस प्रकार का लक्ष्य दिया जाता है या बच्चे को जिस प्रकार का काम दिया जाता है, उसी प्रकार से बच्चा मोटिवेट होके अपने कार्य को करता है या अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था कर्ट लेविन ने। यानी कि कार्य के अनुसार ही बच्चा अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करता है या मोटिवेट होता है। किसने कहा था? कर्ट लेविन ने। ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा का सिद्धांत कर्ट लेविन। दूसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा हुआ है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत बार एग्जाम पूछा है, अगर आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, इसे दिया किसने था? पहली चीज, म से मूल, मुंह से मैकडूगल। किसने दिया था इसको? मैकडूगल ने। और 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में इन्होंने बताया था। ये एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है ये। अभी इसको हम बाद में चर्चा करेंगे 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में। मैकडूगल ने कहा देखो, हर एक बच्चा उत्साहित होता है अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार। मूल प्रवृत्तियां मतलब क्या? जैसे कोई कोई बच्चा गणित में बहुत तेज होता है, कोई बच्चा खेल में तेज होता है, कोई गीत में तेज होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। तो बच्चे की मूल प्रवृत्ति क्या है? अगर बच्चे की मूल प्रवृत्ति खेल है तो बच्चा खेल में बहुत तेज होगा। किसने कहा था? किसने कहा था? मैकडूगल ने। ऐसे इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की 14 संख्या बताई थी। ठीक है, बच्चा अगर उसकी तार्किक बुद्धि तीव्र है तो बच्चा तार्किक सवाल बहुत तेजी से करेगा, गणित के सवाल तेजी से करेगा। उस चीज में उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेट है। तो इसीलिए मैकडूगल ने कहा था कि अभिप्रेरणा का संबंध 14 मूल प्रवृत्तियों से भी है। जिस बच्चे में जो मूल प्रवृत्ति होगी
वो बच्चा उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा या उस क्षेत्र में प्रेरित होकर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता चला जाएगा। किसने कहा था? मैकडूगल ने। मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां थी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, आगे आगे आते हैं सिगमंड फ्रायड। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में। अब ये साइंटिस्टों के नेम जो छोटे छोटे आपको आ रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये क्या था जरा समझते हैं। देखिए सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इन्होंने कहा देखो भैया, प्रत्येक बच्चा अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित होकर कार्य करता है। मतलब अपने मन का विश्लेषण करता है और फिर जो उसको ठीक लगता है उसी अनुसार कार्य करता है। तो कहीं न कहीं इसमें देखिए मूल प्रवृत्ति छुपी हुई है। जो मैकडूगल ने कहा कि 14 मूल प्रवृत्तियों में जो मूल प्रवृत्ति बच्चे में होगी उसी हिसाब से काम करेगा। इन्होंने कहा यार हटाओ, मूल प्रवृत्ति तुम्हारा कौन याद करे, ऐसा करते हैं जो बच्चे की इच्छा होगी उसी अनुसार काम करेगा। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा कि देखिए बच्चे की जो मनोदशा होगी, जो उसकी इच्छा होगी, जो उसको पसंद आएगा उसी अनुसार बच्चा प्रेरित हो करके अपने मन को, अपनी चेतना को कार्य में लगा देगा, अर्थात अभिप्रेरित होकर वो कार्य करेगा। ये तीनों के तीनों सिद्धांत अभिप्रेरणा से संबंधित हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, कर्ट लेविन ने कहा था कि बच्चे को जो टारगेट दिया जाएगा उसी हिसाब से काम करेगा। मैकडूगल ने कहा कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इसी हिसाब से वो प्रेरित होकर कार्य करता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चे की इच्छा होगी उसी में वो प्रेरित होकर काम करेगा। जैसे अगर हमारा क्रिकेट खेलने का मन है तो हम पढ़ा नहीं सकते, हमारा पढ़ाने का मन है तो हम खाना नहीं खा सकते, हमारा खाने का मन है तो हम पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, ये किसने कहा था? ये सिगमंड फ्रायड ने कहा था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो छोटे छोटे टॉपिक भी आपको थोड़े से समझने हैं। ठीक है, आगे देखिए 1, 2। तीसरा है पढ़ाई लिखाई यानी कि अधिगम को थोड़ा आसान बनाने का काम करता है अवधान, और अवधान के बाद है रुचि। इन दोनों को जरा हम समझ लेते हैं। देखिए अवधान क्या है और रुचि क्या है। रुचि तो आप जानते ही हैं, इंटरेस्ट, ये तो सिंपल सी बात है। जिसका जिस क्षेत्र में काम मन लगेगा वो उसी हिसाब से अच्छे से काम करे। रुचि मतलब ऐसी चीजें जिसको हम अपने आप से जोड़ लेते हैं या शरीर से जोड़ लेते हैं। जैसे अगर क्रिकेट हो रहा है तो मेरा मन ही नहीं लगेगा, हमको लगेगा चले हम भी खेले, बॉलिंग करें, बैटिंग करें, क्योंकि हमारा मन अब जुड़ चुका है मैदान से या पूरी तरह से उससे हम जुड़ गए हैं। जैसे कहते लोग नहीं कि साइंटिस्ट आधे पागल होते हैं, पागल थोड़ी होते हैं, उन्होंने अपने आप को अपने रिसर्च से जोड़ लिया है, मतलब उनमें उनकी रुचि है। तो अगर आपकी रुचि किसी फील्ड में रहेगी तो उस चीज को आप बहुत तीव्र गति से सीखेंगे। अब बात करते हैं अवधान की। देखिए जैसे अगर हम कह दें कि आप ऐसा करिए, आप कमरे में बैठे हैं, आप अपने कमरे में सब चीजों को देखिए और बताइए कि इसमें आपको लाल कौन सा लगा। तो आप ऐसे देखेंगे हाँ ये लाल है, ये लाल है, ये लाल है। आप बताइए जब आप लाल कलर को देख रहे थे तो क्या आपको और कलर दिखा? पीला कलर, हरा कलर, नीला कलर दिखा होगा, लेकिन आपका उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं गया क्योंकि आपके दिमाग में था हमको लाल खोजना है। तो जब भी हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं और हमारा ध्यान किसी एक केंद्र बिंदु पर या एक चीज पर चला जाता है, पड़ जाता है या नजर आ जाता है, उसे हम कहते हैं अवधान। इसीलिए कहा गया बको ध्यानम। ठीक है, तो अधिगम के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अवधान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा अवधान उसका पॉजिटिव है, मतलब आप पढ़ा रहे हैं तो उसका फोकस पूरा आप पे है और कहीं नहीं है, तो वो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से सीख जाएगा। क्लियर हुई बातें? ये हो गई बातें अवधान की। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं अधिगम को सुगम बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं। आगे देखिए 5वां बात करें, सबसे जरूरी स्मृति। अब ये स्मृति क्या है भैया? देखिए स्मृति मतलब ये है कि ज्ञान और अपने ज्ञान और अनुभव की शक्ति को आप कितने समय तक संजो के रख सकते हैं। मतलब अपने ज्ञान और अनुभव को आप कितने समय तक ब्रेन में, अपने संज्ञान में रख पाते हैं, यही क्या है? हमारा स्मृति है। ठीक है,
वैसे परिभाषा कहेंगे तो लिखता है ज्ञान और अनुभव का अर्जन ही स्मृति है। स्मृति मतलब मेमोरी। हमारी मेमोरी क्या है, जैसे फोन की मेमोरी क्या है, अगर फोन में आप 10 GB स्टोर किए रहेंगे तो 10 GB रहेगा। वैसे ही ब्रेन में अगर आपने 4 भाषाएं सीखी हैं तो 4 भाषाएं रहेंगी, उसका प्रयोग करते रहेंगे वो बना रहेगा। 8 भाषाएं सीख लेंगे तो 8 भाषाएं हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चीज आप अर्जित करेंगे, जो भी ज्ञान अनुभव अर्जित करेंगे, उसको स्टोर रख के मेमोरी में कितना समय तक रख पाते हैं, ये क्या है, स्मृति है। क्लियर। स्मृति के मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रकार बताए हैं, जिसमें सवाल पूछा हुआ है। पहला है आपका संवेदी स्मृति, दूसरा आपका है तात्क्षणिक या तात्कालिक, देखिए तात्क्षणिक होता है, देखिए तात्क्षणिक स्मृति, और तीसरा होता है आपका दीर्घकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति। देखिए संवेदी स्मृति, इसमें व्यक्ति को 2 सेकंड तक या 1-2 सेकंड में चीजें भूल जाता है। ये दूसरा है 30 सेकंड तक, और ये है ये लंबे समय तक चीजों को याद रखता है। हम समझाते हैं तीनों की एग्जाम्पल, घबराइए मत, आपको याद नहीं करना है, आप चीजों को केवल देख के समझ जाएंगे। ठीक है। देखिए जैसे कभी क्या होता है ना, जब हम आप बातचीत करते रहते हैं, बातचीत करते 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 कोई हमें चीज ध्यान आती है। जैसे हम मान लीजिए रमेश अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, हम कहते हैं हाँ यार वो बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, वहां पे मंदिर है, ये है, ये वहां पे यार एक आदमी है, अरे उसका नाम यार अभी यार मेरे दिमाग में था यार, क्या नाम है उसका, क्या नाम है। आप कितना भी प्रयास कर ले, उस समय आपको वो नाम याद नहीं आएगा, बाद में याद आ जाएगा, 5 मिनट बाद ही याद आ जाएगा। क्यों? यही है संवेदी स्मृति। 2 सेकंड पहले वो दिमाग में आपके नाम था, लेकिन जब आपको बोलना हुआ दिमाग से डिलीट हो गया, या कह लीजिए कुछ समय के लिए हाइड हो गया। तो ये क्या है आपका, ये है संवेदी स्मृति। ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम कुछ सेकंड तक याद कर पाए, बाद में भूल जाए। जैसे आप बस में सफर कर रहे हैं, आप हर व्यक्ति को देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, बस से आप उतर जाइए, आधे घंटे बाद आपसे पूछा जाए कि आपने कितने व्यक्तियों को देखा था, आप किसी एक का भी चेहरा नहीं पहचान पाएंगे अगर आप उससे बातचीत ना किए रहें तो। क्यों? क्योंकि यह है तात्क्षणिक स्मृति। अगर किसी व्यक्ति को आप 30 सेकंड से कम देख पा रहे हैं या 30 सेकंड से कम देख रहे हैं तो उसको आप 30 सेकंड तक ही याद कर पाएंगे, ज्यादा आप याद नहीं कर पाएंगे, बशर्ते आपका उससे कोई फिजिकल अटैचमेंट ना हो या बातचीत ना हो। ठीक है। इतने सारे चेहरे आप देखते हैं, सबका याद है? नहीं याद रहता। तो ये हुआ तात्क्षणिक। आगे दीर्घकालिक तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मेमोरी या ऐसी स्मृति जो जिसको बच्चे या जो लंबे समय तक चीजों को स्टोर करके रख पाती हो या स्टोर कर पाती हो। ठीक है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंस बनाते हैं अधिगम में। बताइए इनका क्या अधिगम में काम है? जब आप चीज भूल जाएंगे तो कहां से सीख पाएंगे? ठीक है। फिर आता है आपका सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति मतलब एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी मतलब आपके दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है, आपने जो देखा, आपने जो सीखा, आपको सब पता है, तो उसको कहते हैं सक्रिय मेमोरी। एक टर्म आता है आपका विस्मृति। चूंकि हम पढ़ रहे हैं अधिगम को सुगम बनाने वाला, विस्मृति सुगम नहीं बनाती, वो नुकसान करती है। विस्मृति मतलब चीजों को भूल जाना। जब हम भूल ही जा रहे हैं तो सीखेंगे क्या? तो वो भी थोड़ा सा एक शब्द ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बातें? ये बात हुई अधिगम को सुगम बनाने वाली चीजें। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, आप खुद कहेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सीटेट हो चाहे टेट हो, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। 1-2 क्वेश्चन तो तय है। आप समझते हैं कैसे? देखिए, और क्या है ये? देखिए ये आपका है अधिगम असक्तता। आप कहेंगे हैं ये क्या है? अधिगम असक्तता, या कह लीजिए अधिगम विकार। विकार, या इंग्लिश में कहेंगे तो आप अब शायद आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, लर्निंग डिसएबिलिटीज। लर्निंग डिसएबिलिटीज, डिसएबिलिटीज मतलब बीमारियां। पढ़ाई लिखाई में या सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनको हम समझेंगे। देखिए बहुत कम समय में सबको हम कवर कर लेंगे और भूलेगा नहीं।
बिल्कुल परेशान मत हुए, देखिए कैसे क्लियर करते हैं। आजकल एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। हम लोग क्या है, हम लोग कुछ चीजों को, जैसे कुछ बीमारियों को याद कर लिए हैं, थोड़ी बहुत ट्रिक भी हमने याद कर लिया है। मैंने आपको खुद बताया था वो ट्रिक सीटेड एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिया हुआ है, तो यहाँ आपको सब चीज समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, आइए देखते हैं। देखिए, पहला आपका आता है पठन संबंधित विकार या पठन विकार। बच्चे में पढ़ने संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है? पहला है, देखिएगा, डिसलेक्सिया, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। अच्छा, दूसरा है एलेक्सिया। अब आप कहेंगे हैं ये कहां से आ गया, डिसलेक्सिया तो समझ में आया, एलेक्सिया कहां से आ गया, समझाते हैं। बिल्कुल परेशान मत हुई, हर चीज को हम अच्छे से एकदम क्लियर करेंगे। आगे आपका है हाइपरलेक्सिया। देखिए, अब बात को समझिएगा कि वो रियल में है क्या। पहली चीज, डिसलेक्सिया मतलब होता है पढ़ने की बीमारी। अगर बच्चा कॉपी किताब पढ़ने में कमजोर है तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है, बच्चा पढ़ने में कमजोर है। दूसरा, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया मतलब ये हुआ, अगर बच्चा दिमागी रूप से डिस्टर्ब है, जैसे मान लीजिए बच्चे का ब्रेन थोड़ा कमजोर है, उस वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा है, तब होगा एलेक्सिया। अब बात समझिएगा बात को। अब आ गया हाइपरलेक्सिया। अच्छा, पढ़ने संबंधी बीमारी मतलब डिसलेक्सिया, बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है तो उसको डिसलेक्सिया है। ओके, दूसरा आपने बताया एलेक्सिया। एलेक्सिया मतलब अगर बच्चा दिमाग ही कमजोर है तो पढ़ने में कमजोर होगा ही, ओवरऑल पढ़ने में कमजोर है तो डिसलेक्सिया, दिमाग डिस्टर्ब है उस वजह से कमजोर हुआ तो एलेक्सिया। अब दिमाग भी सही है, पढ़ने में भी ठीक है बच्चा, लेकिन वो स्वरों को छोड़ दे रहा है या मात्राओं को छोड़ छोड़ के पढ़ रहा है। जैसे हमने लिखा काला, उसको बच्चा पढ़ रहा है कला, पढ़ तो रहा है लेकिन काला को कला पढ़ दे रहा है, यानी कि मात्राओं को सही से नहीं पढ़ पा रहा है, स्वर को सही से नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये होगा हाइपरलेक्सिया। ये क्या होगा? हाइपरलेक्सिया। क्लियर हुई बातें? अब आप इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, जहां पे छुपा होगा लेक्स, यानी कि लेस मतलब कम, कम। आप बताइए, कोई माता पिता या कोई शिक्षक कभी बच्चों को कहते हैं तुम लिखने में कमजोर हो? सब कहते हैं तुम पढ़ने में कमजोर हो, बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। तो पढ़ाई में कमजोर मतलब लेस है, लेस। तो जहां लेक्सिया आएगा वहां पढ़ाई संबंधित विकार आएगा, पढ़ाई संबंधित विकार आएगा। डिसलेक्सिया पढ़ने में, एलेक्सिया दिमाग कमजोर हुआ तो पढ़ने में, हाइपरलेक्सिया स्वर और व्यंजन या मात्राओं का सही से लगा ना पाए उसमें। ओके, आगे अब समझते हैं लेखन संबंधी विकार। देखिए, ये हर एक चीज को आप अगर थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ेंगे तो आराम से चीजें आपकी कवरअप हो जाएंगी। देखिए, लेखन संबंधी विकार को, जैसे मैंने आपको बताया लेस मतलब पढ़ाई में कमजोर रहेगा तो आप पकड़ लेंगे, वैसे ही इसको जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था डिसग्राफिया। देखिए, ग्राफ, ग्राफ अगर आप देखिए यहां पे आ रहा है ग्राफ, तो ग्राफ कब बनता है ये तो आपको पता होगा। ग्राफ तभी बनेगा जब हम लिखेंगे, जब हम लिखेंगे तभी तो ग्राफ बना पाएंगे। तो इससे हमने पकड़ लिया कि जब भी डिसग्राफिया आएगा तो वो होगा लेखन संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार, जो कि बिल्कुल सही है। लेस से पकड़िए पढ़ाई में कमजोर, और लेखन यानी कि लिखने में ग्राफ से पकड़िए, तो डिसग्राफिया हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया मतलब लेखन में कमजोर। लेकिन अब आपको फंसाने के लिए वो पूछता है ए ग्राफिया क्या है, ए ग्राफिया, और एक और पूछ रहा है डिस आर्थोग्राफिया, डिस ऑर्थोग्राफिया। अब इन दोनों को भी हम समझ लेते। देखिए, चूंकि ग्राफिया ग्राफिया है तो ये भी पठन वाला ही बीमारी होगा, लेकिन क्या होगा जरा हम समझते हैं। देखिए,
ये तो हो गया ओवरऑल लेखन वाला। एग्राफिया की बात करें, एग्राफिया की अगर हम बात करें, देखिए इसमें होता क्या, उसे मूल रूप से इसमें यह है कि एग्राफिया में अगर बच्चा जो लेखन संबंधी बीमारी है, देखिए एग्राफिया की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे हमने इसमें पढ़ा कि अगर दिमागी रूप से कमजोर है तो ये हो जाएगा। सेम चीज अगर बच्चा थोड़ा सा दिमागी रूप से या उसका शारीरिक कौशल डेवलप नहीं है और बच्चा अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एग्राफिया। यानी कि बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है या अक्षरों को उल्टा सीधा लिख दे रहा है तो उसको हम कहते हैं एग्राफिया। एग्राफिया यानी कि कह लीजिए कि लेखन संबंधी ऐसा विकार जिसमें बच्चा शब्दों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता अक्षरों को। जैसे बच्चे को लिखना था बॉय, बच्चा लिख देता है डॉय, ठीक है। तो ऐसी जो दिक्कतें होती हैं लेखन वाली, उसे हम कहते हैं एग्राफिया। क्या कहते हैं, एग्राफिया, एग्राफिया। ओके, अब आगे आ गया डिसआर्थोग्राफिया। डिसआर्थो, आर्थो मतलब से होता है हड्डी, ठीक है। तो डिसआर्थो, आर्थोग्राफिया, इसमें क्या होगा, अगर शरीर में विकार के कारण लेखन में दिक्कत आती है, शरीर में विकार के कारण अगर लिखने की क्रिया प्रभावित होती है तो उसे हम कहते हैं डिसआर्थोग्राफिया। जैसे मान लीजिए हम ये 3 उंगली पकड़ रहे हैं, ये उंगली में चोट आ जाती है, हमें ऐसे लिखना हुआ तो हम इस चीज को क्या ऐसे लिख पाएंगे, हमसे अच्छा लिखा ही नहीं जाएगा। देखिए दिमाग ऐसे लिखा गया, यहाँ ऐसे लिखा गया था। तो कहने का मतलब ये है अगर बॉडी में कहीं चोट आती है उसकी वजह से अगर लेखन कला प्रभावित होती है तो उसे हम कहते हैं डिसआर्थोग्राफिया। क्या कहते हैं, डिसआर्थोग्राफिया। क्लियर हुई बातें, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरी बीमारी है गणित संबंधित। देखिए गणित संबंधित, देखिए इसमें पहला है डिसकैलकुलिया। ये तो आप ध्यान देंगे, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से गणित हो गया, बिल्कुल सही बात है। गणित संबंधित विकार क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। एक आता है आपका ए कैलकुलिया, क्या है, ठीक है, ए कैलकुलिया। ये कौन सी बीमारी है, तो ये है अंक गणित संबंधित। गणित में भाई अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित आता है। अगर कंबाइन वे में लेंगे तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा गणित संबंधी विकार। ए कैलकुलिया की बात करें तो अंक गणित, ए से अंक गणित, ठीक है। तो ये दो बीमारी आपको गणित संबंधित याद करना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ए कैलकुलिया और आपका डिसकैलकुलिया। क्लियर, आगे चौथा बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा, डिसप्रेक्सिया और एप्रेक्सिया, PRAXIA। अब जरा हम दोनों को समझ लेते हैं। देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, पठन संबंधित बीमारी आपने देखा, पठन संबंधी बीमारी देखने के बाद में फिर आपने क्या देखा, फिर आपने देखा लेखन से बीमारी, फिर आपने देखा गणित। अब देखिए डिसप्रेक्सिया क्या है, प्रेक्सिया ये है चित्रकला संबंधित बीमारी। इसको कहीं कहीं किताब में लेखन भी लिख दिया है, इसलिए लिखा है क्योंकि भाई देखिए जब आप कला बनाएंगे तो पेन तो चलेगा ही, पेन में या कला में आप बनाना चाहते हैं हाथी बन गया हाथा, मतलब कि उल्टा पुल्टा बना दिया आपने, यानी कि आपको कला नहीं आती, तो इसको कहते हैं प्रेक्सिया, डिसप्रेक्सिया। प्रेक्सिया, प्रैक से प्रैक्टिस, और कला उसी की बेहतर होगी जिसकी अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। तो डिसप्रेक्सिया मतलब चित्रकला या लेखन में दिक्कत। अब वही एप्रेक्सिया आ जाएगा, तो अगर शरीर में कोई चोट लगी है और उसकी वजह से कला नहीं बन पा रहा है या पेन नहीं चल पा रहा है तो उसे हम कहते हैं एप्रेक्सिया। क्या कहते हैं, एप्रेक्सिया। इस चीज को आप ध्यान रखिए, क्या कहते हैं, एप्रेक्सिया। क्लियर होगी बातें। अब आप देखें मैंने आपको सभी की सभी बीमारी को क्लियर करा दिया। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम पंपलेट लगा देंगे। देखिए बात को समझिएगा, अब तक हम लोगों ने, देखिए हम लोगों ने अधिगम विकार को पढ़ा, कैसे पढ़ा, उनकी क्या ट्रिक है, जरा ध्यान समझिएगा। अगर डिसलेक्सिया आया, लेस, लेस मतलब
हम लोग हमेशा कहते हैं पढ़ाई में कमजोर हो, लिखाई में नहीं, पढ़ाई में। तो ये पठन संबंधित बीमारी है। डिसलेक्सिया पढ़ने वाली बीमारी, एलेक्सिया भी पढ़ने वाली बीमारी, और हाइपरलेक्सिया भी पढ़ने वाली बीमारी। डिटेल मैंने आपको लिख दिया। आगे डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब आप ग्राफ बनाएंगे मतलब लिखेंगे, तो लेखन संबंधी बीमारी। डिसग्राफिया, एग्राफिया और डिसआर्थोग्राफिया, तीनों के तीनों लेखन संबंधी बीमारी है। आपको यहाँ पे क्लियर है। अगला है गणित संबंधी। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन है तो गणित संबंधी। ए कैलकुलिया, ए से अंगणित तो अंगणित संबंधी। ओके। लास्ट आपका डिसप्रैक्सिया, प्रैक्सिया मतलब प्रैक्टिस यानी कि कला, कला में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये लेखन और चित्रकला संबंधित बीमारी है। लेकिन अगर चोट लग जाता है शरीर में तो वही हो जाता है एप्रैक्सिया। क्लियर हुआ? ये पूरी की पूरी जो 8-10 बीमारियां हैं अब आपके दिमाग में फिट हो चुकी हैं। जब आप ऑप्शन देंगे आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। इसका आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। एक देखिए आपका बीमारी आता है एपीडी, ऑडियो प्रोसेसिंग या प्रीसीडिंग डिसऑर्डर, मतलब जो बच्चा सुन नहीं पाता उसे कहते हैं एपीडी। ठीक है, ऑडिबल प्रोसीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं अभी तक। एपीडी और एक आता है बीपीडी, वीडियो प्रीसीडिंग डिसऑर्डर। अगर बच्चा कोई आवाज नहीं सुन पाता तो भाई ये बीमारी हो गई। अगर कोई वीडियो नहीं देख पाता या देख नहीं पाता, सॉरी वीडियो नहीं, विजुअल, विजुअल अगर देख नहीं पाता तो ये बीमारी। ठीक है, अगर बच्चा सुन नहीं पाता तो एपीडी, ऑडियो प्रीसीडिंग डिसऑर्डर। अगर देख नहीं पाता तो विजुअल प्रीसीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये बीमारी होती है। क्लियर हुई बात है? अब एक और बीमारी बच गई है जिसको हम देख लेते हैं। लास्ट हमारा है ए, देखिए अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। देखिए अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, इसका नाम है ADHD। ये बीमारी जिस बच्चे में होगी उसके साथ थोड़ी समस्या ज्यादा हो जाती है। 2016 में इसको पकड़ा गया था। अब ये क्या है जरा इसको हम समझते हैं। ठीक है, इस बीमारी से ग्रसित बच्चा कभी भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। मतलब जब आप उसको, जैसे उसका दिमाग भी ठीक रहेगा, उसका शारीरिक मानसिक सब स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन अगर उसको ये डिसऑर्डर है तो बच्चा अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। इस चीज को आप समझिएगा, कैसे नहीं कर पाएगा और क्या क्या इसमें होता है जरा हम समझते हैं। देखिए पहला इसमें होता है ऑटिज्म। देखिए ऑटिज्म, ऑटिज्म मतलब होता है स्वलीनता, स्वलीनता। देखिए दूसरा आपका आता है मेटामॉर्फिक। ठीक है, मतलब डिसमॉर्फिया, सॉरी डिसमॉर्फिया, डिसमॉर्फिया। और तीसरा आपका होता है डिस्थीमिया, डिस्थीमिया। और चौथा होता है डिसमेंशिया। अब जरा इनको ध्यान समझिएगा, ये सब के सब ऐसी बीमारी है जो ध्यान केंद्रित में या बच्चे का ध्यान लगाने में डिस्टरबेंस करेंगे। जैसे स्वालीनता मतलब एक ऐसा बच्चा जो खुद से बातें करता है। मतलब आप बच्चे कभी कभी देखेंगे आप ना सड़क पे या कहीं, किसी के बच्चे हो सकते हैं भाई, वो आपस में कुछ ऐसे बोलते बोलते आगे निकल जाएगा या आपस में कुछ ना कुछ बोलता रहता है, हाँ मैं ये करूँ, मैं करूँ, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, नानी के यहाँ जाऊंगा। तमाम प्रकार की बातों को वो खुद से ही बात करता है। इस प्रकार के बच्चे जब आप पठन पठान की प्रक्रिया करेंगे तो आपको दिक्कत पैदा करेंगे, अर्थात वो अपने में ही लगे रहेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है ऑटिज्म। ठीक है, या ऑटिज्म, ऐसे बच्चे जो स्वलीन होते हैं, खुद अपनी ही बातों में डूबे रहते हैं। अगला आता है डिसमॉर्फिया, ऐसे बच्चे जो रंग रूप या शरीर को लेकर डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब हमेशा टेंशन रहते हैं, मैं काला क्यों हूं, मैं बड़ा क्यों नहीं, मैं छोटा क्यों रह गया, मेरा दिमाग क्यों नहीं तेज है, मेरा हाथ छोटा क्यों है, मैं तेज नहीं चल पाता। इस प्रकार के थॉट्स में वो खोए रहते हैं।
कितना भी आप समझा देंगे बट इस चीज से वो बाहर निकल नहीं पाते। तो ऐसी बीमारी को कहते हैं डिस्मॉर्फिया। क्या कहते हैं? डिस्मॉर्फिया। डिस्थीमिया, थीमी, थी से तनाव, देखिए टी से तनाव समझिएगा। ऐसे बच्चे जो हमेशा टेंशन में, तनाव में या गुस्से में रहते हैं, ठीक है, अक्सर ये बच्चे टेंशन रहते हैं, तनाव में, अगर आप इनसे कुछ कहेंगे तो खींच जाएंगे। होता नहीं, लोग कहते हैं बड़ा सनकी है यार, सनकी मतलब वो यही टाइप बच्चे, ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जो डिस्थीमिया से ग्रसित होते हैं उनमें टेंशन ज्यादा होता है या तनाव ज्यादा होता है। क्लियर? आगे आपका आ गया डिसमेंसिया। मेंसिया मतलब मानसिक, मेंटल, ठीक है, में से मेंशन समझिएगा, मेंटल, जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है या इनमें तर्क करने की क्वालिटी नहीं होती, यानी कि ये वाद विवाद नहीं कर पाते, किसी चीज को ये डीपली नहीं समझ पाते। ठीक है, जैसे अगर आप कुछ चीज हमने बताया तो ये तर्क वितर्क नहीं करेंगे, बस हाँ ठीक है ओके हमने बता दिया, ये छाप लिया, छाप के चले गए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? डिसमेंशिया। क्लियर? तो दोस्तों आज मैंने आपको अधिगम का सब टॉपिक कवर करा दिया, अब अधिगम संबंधित कोई टॉपिक नहीं बचा है। अगली वीडियो हम अगले वीडियो मूव करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।